यतेंद्र भी हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, अभी कौन कौन वहां पर मौजूद है, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में? देखिए, बीजेपी मुख्यालय में बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंच गए हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक यहां पर पहुंचे हुए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के निर्मल सिंह वो भी यहां पर पहुंचे, यानी कि एक एक करके तमाम बड़े नेता यहां पर आ गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, तरुण चुग और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, यानी एक एक करके। और अब कुछ समय के बाद जो बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, चाहे विष्णुदेव साय हों, भजनलाल शर्मा हों, मोहन यादव हों, ये तमाम मुख्यमंत्री भी एक एक करके अब से कुछ देर में बीजेपी मुख्यालय पहुँच जाएंगे, क्योंकि 2 से 4 बजे के बीच का जो समय है वो नॉमिनेशन का समय, और इसके अलावा 4 से 5 बजे के बीच में आप नामांकन का जो नाम जिसको वापस लेना है वो नाम वापस ले सकते हैं, और 5 से 6 बजे के बीच में नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, और 6:30 बजे चुनाव अधिकारी के माध्यम से एक प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस नोट जारी किया जाएगा कि क्या प्रक्रिया रही और किस किस ने भाग लिया। हालांकि केवल एक ही नाम, क्योंकि बीजेपी की अभी तक जो चुनाव की प्रक्रिया रही है, जो परंपरा रही है, उसमें केवल एक ही नाम आता है अध्यक्ष पद के लिए और दूसरा नाम नहीं आता, तो जो चुनाव होता है वो निर्विरोध ही संपन्न किया जाता है। जी बिल्कुल यतेंद्र, माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि अमित शाह जी वो भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि प्रस्तावक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जो है उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे और उसके बाद साइन भी करेंगे। क्या ये प्रक्रिया आपसे थोड़ी देर के बाद ही इसकी शुरुआत होगी यतेंद्र? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी समय 2 बजने में 10 से 15 मिनट बाकी हैं, तो 2 बजे ठीक 2 बजे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और पहले जो नामांकन पत्र होगा उस पर प्रपोजल एक किया जाएगा कि जो समर्थक हैं, जो उसका समर्थन करते हैं नितिन नवीन के नाम का, वो नितिन नवीन के पास वो पत्र भेजेंगे कि हम आपके नाम का समर्थन करते हैं और आपको अगले अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का मुखिया बनना चाहिए। इस तरह का एक अनुरोध उनसे किया जाएगा। वो अनुरोध लेकर एक पार्टी का पदाधिकारी नितिन नवीन जहाँ पर रुके हुए हैं उनके आवास पर वहाँ पर जाएगा और उनको वो अनुरोध पत्र दिखाएगा, जिसके बाद नितिन नवीन उस अनुरोध पत्र को स्वीकार करेंगे और जो नामांकन सेट होगा उस पर अपने साइन करेंगे, और उसको लेकर फिर वापस वही पदाधिकारी वापस आएगा और जो चुनाव बीजेपी का जो चुनाव अधिकारी होगा उसके सामने वो नामांकन पत्र जमा किया जाएगा कि नितिन नवीन के माध्यम से, क्योंकि उस पर उनके साइन हो चुके होंगे, वो जमा हो जाएगा। और उसके बाद जब समय बीत जाएगा नामांकन का, तो उस नामांकन पत्र की जाँच की जाएगी और उसके बाद औपचारिक ऐलान कल होगा। हालांकि उसके बारे में पूरी तरह से किस तरह से प्रक्रिया संपन्न हुई उसको लेकर एक प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस नोट या स्टेटमेंट एक जारी किया जाएगा चुनाव अधिकारी के माध्यम से। उसका समय होगा शाम को 6:30 बजे, और औपचारिक ऐलान कल होगा। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि आज भी एक और मैं आपको बात बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रस्तावक के तौर पर इसमें रहेंगे। हालांकि वो खुद यहां पर नहीं आएंगे आज, वो कल मौजूद रहेंगे जब औपचारिक घोषणा हो जाएगी, और भव्य स्वागत उनकी मौजूदगी में नितिन नवीन का जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बन चुके होंगे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद करीब 11:15 बजे, सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए होगा। बिल्कुल, और तस्वीरें एक बार फिर से मैं बता दूं, क्योंकि अमित शाह जी वो भी पहुंच चुके हैं, किरण रिजिजू को हमने तस्वीरों में देखा, शिवराज सिंह चौहान वो भी पहुंच रहे हैं। अमित, अभी फिलहाल क्या हलचल आपके पास वहां पर मौजूद है और कौन कौन से तमाम वरिष्ठ नेता यहां पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि दोपहर 2 बजे का ही वक्त है, उसके बाद जो है शाम 4 बजे जो है चुनाव अधिकारी के पास जो है इस प्रस्ताव को जमा भी कर दिया जाएगा और उसके बाद जांच की जाएगी। अभी फिलहाल आपके पास क्या जानकारी, क्या तस्वीरें वहां पर? देखिए, फिलहाल हम उस जगह पर हैं जहां पर नितिन नवीन रुके हुए हैं, और यहां पर सुबह कुछ नेता उनसे यहां पर मिलने आए थे, और अभी फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में जो भी अन्य वरिष्ठ नेता हैं वो भी उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसमें उत्तराखंड सीएम है, इसके अलावा हरियाणा सीएम है, यूपी सीएम भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। तो अलग अलग नेता, वरिष्ठ नेता वहां पर बीजेपी मुख्यालय में पहुंचने का उनका सिलसिला जारी है, और इसके बाद जब वो वहां पर अपना जो नामांकन के समर्थन का जो फॉर्म है वो वहां अपना जमा करेंगे, उसके बाद उनके यहां पर भी आके नितिन नवीन से मिलने की संभावना है कुछ राज्यों के सीएम की। तो बेहद गतिविधियों बड़ा दिन है बीजेपी मुख्यालय में, और साथ ही साथ अब यहां पर उनसे भी मुलाकात होगी। और आज हम ये कह सकते हैं कि 80% चुनाव प्रक्रिया का बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज संपन्न होगा, और कल जब अधिकारी का अनाउंसमेंट के साथ ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। 2 चीज इसमें बहुत अहम है, बीजेपी के संविधान के मुताबिक और बीजेपी की परंपरा के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो रही है।
बिल्कुल, देखिए अब जनरेशन शिफ्ट की अगर हम बात करें यतेंद्र, ये जनरेशन शिफ्ट को किस तरीके से तमाम वहाँ के वरिष्ठ नेता देख रहे हैं, क्योंकि 45 साल के बहस हैं नितिन नवीन, और उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी को लीड करना, एक नई टीम बनाना, आगे आने वाले वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है यतेंद्र। देखिए बिल्कुल, और नितिन नवीन का चुना जाना अपने आप में एक पीढ़ीगत बदलाव का एक बड़ा मैसेज है, और इसके साथ ही जो संगठन है उसकी मजबूती को दिशा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम ये माना जा रहा है। क्योंकि नितिन नवीन आएंगे, महज 45 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कल पूर्णकालिक तरीके से बन जाएंगे, और ये अभी तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होंगे। अगर सबसे ज़्यादा उम्र की बात करें तो ठाकरे जी जो रहे वो कुशाभाऊ ठाकरे वो सबसे अधिक उम्र के थे। उनसे ज़्यादा उम्र के अमित भाई 49 साल की उम्र में बने, 52 साल की उम्र में नितिन गडकरी बने, 54 साल की उम्र में राजनाथ सिंह बने। तो इस तरह से क्रम रहा लगातार, और अब सबसे कम उम्र में नितिन नवीन बने हैं, महज 45 साल की उम्र में, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 45 साल की उम्र में भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का बन सकता है। तो ये बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव, पीढ़ीगत बदलाव, जिसे मैं कह रहा हूँ पीढ़ीगत बदलाव करके दिखाया है, और इसको संगठन की मजबूती देने वाला कदम भी माना जा रहा है। तो जब नितिन नवीन की टीम बनेगी तो उसमें वो कहीं ना कहीं वो प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि युवाओं के साथ साथ अनुभव का भी तालमेल उसमें रहेगा, यानी कि अनुभवी चेहरे भी उस टीम में देखने को मिलेंगे। उनको पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिना उनके युवाओं को अनुभव नहीं मिलेगा, तो उनसे सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा। लेकिन कमान युवाओं के हाथ में रहेगी, नितिन नवीन के हाथ में रहेगी, यानी कि एक नवीन युग की शुरुआत होगी। और ये एक आने वाले समय में, जो 2047 की बात बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं कि 2047 में भारत विकसित देशों की सूची में शामिल हो जाएगा, तो उस वक्त लीडर कौन होगा? क्योंकि अभी जो लीडर है, अभी जो दूसरी पंक्ति और पहली पंक्ति या तीसरी पंक्ति हैं, वो उस एज के 60 से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं एज के हिसाब से देखें तो 2047 में वो 80 से भी ऊपर होंगे। तो ऐसे में वो लीडर होंगे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये साफ तौर पर दिखाई देता है। तो ऐसे में लीडर वही होगा जो 50 से 55 या 45 के बीच में होगा, और ऐसे में नितिन नवीन का चुनाव उन्हीं मानकों को ध्यान में रखते हुए किया गया। और केवल नितिन नवीन नहीं, पूरे देश भर में आप बीजेपी संगठन में और अलग अलग सरकारों में देखेंगे, बीजेपी शासित राज्यों में, तो कई सारे युवाओं चेहरों को तरजीह दी गई है, उनको आगे लाने का काम किया गया है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर एक मैसेज भी, युवा भी और अनुभवी टीम बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और यही कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से युवा जनरेशन शिफ्ट जो है वो देखी जा रही है। यतेंद्र, परिवार के कौन कौन से सदस्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे नितिन नवीन के साथ? और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार से भी बड़ी तादाद में तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, बिहार से भी बड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। हालांकि बीजेपी के लगभग सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वहाँ के प्रदेश के अलग अलग कैबिनेट के मंत्री हों बीजेपी कोटे से, और जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी 400 से 500 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जिसमें से कुछ 200 से 300 के कार्यकर्ता लगभग सुबह की ट्रेन से पहुँच गए और कुछ रात तक आ जाएंगे। जहाँ तक परिवार की बात है तो परिवार से 8 सदस्य, नितिन नवीन के परिवार से 8 सदस्य इस दौरान मौजूद रहेंगे, जब उनका भव्य स्वागत कल अध्यक्ष बनने के बाद किया जाएगा। उनकी धर्मपत्नी मौजूद रहेंगी, उनके बच्चे हैं वो मौजूद रहेंगे, और परिवार के अलग सदस्य जो करीब टोटल मिलाकर 8 सदस्य उस दौरान मौजूद रहेंगे, जिनके लिए विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पर पार्टी के द्वारा की जा रही हैं। लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस पार्टी के सबसे बड़े मुखिया हैं, वो इस सरकार के, वो इस दौरान मौजूद रहेंगे, और करीब 11 बजे वो बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे, और 11:15 बजे उनकी मौजूदगी में भव्य स्वागत के बाद उनका संबोधन होगा। जी बिल्कुल, संबोधन भी होगा। लेकिन क्योंकि यतेंद्र हम युवा और जनरेशन शिफ्ट पर फोकस कर रहे हैं, क्या उनकी टीम में भी हम एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं? क्या वो फोकस युवाओं पर रह सकता है? एक युवा टीम हम देख सकते हैं उनकी? देखिए बिल्कुल, अभी तक तो जो अटकलें लगाई जा रही हैं राजनीतिक हलकों में, चर्चाएं वो यही हैं कि अगर 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो उसकी टीम भी उसी तरह का स्वरूप उसकी टीम का होगा। लेकिन सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि पूरी तरह से युवा टीम न होकर उसमें अनुभवी चेहरों को भी तरजीह दी जाएगी, क्योंकि युवाओं को अनुभव देना भी बड़ी प्राथमिकता होगी। और ऐसे में मिलजुल कर जो पूरा एक सामंजस्य बैठाकर काम करने का, वो बिना अनुभव के नहीं आ सकता। तो ऐसे में कुछ सीनियर लीडर भी इसमें मौजूद रहेंगे, और कुछ बड़ी
संख्या में युवाओं को भी इसमें मौका मिलेगा। अलग अलग प्रदेशों से कई नए चेहरे इस दौरान जो नितिन नवीन की जो टीम बनेगी उसमें कई नए चेहरे भी दिखाई देंगे। जो प्रदेश स्तर के चेहरे थे वो सीधे राष्ट्रीय टीम में उनको लाने का काम किया जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय टीम की मैं बात करूं, कई सारे पदाधिकारी ऐसे हैं जिनके 2-2 टर्म पूरे हो चुके हैं और बीजेपी का संविधान है कि 2 टर्म के बाद तीसरा टर्म आप लगातार नहीं ले सकते। तो ऐसे में चाहे वो राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह हो, तरुण चुग हो या दुष्यंत गौतम हो, ये वो चेहरे हैं राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर जिनके 2 टर्म पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे स्वाभाविक है कि ये बदले ही जाएंगे और जब ये बदले जाएंगे तो नए चेहरे इनकी जगह पर आएंगे और नए चेहरे माने जा रहे हैं कि वो इनके मुकाबले युवा चेहरे होंगे जो नितिन नवीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, और यतेंद्र 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो अपने आप में जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। अभी क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से सियासी हलचल के तौर पर हम देखें तो तमाम राज्यों में जहां जहां पर चुनाव है, हमने देखा है कि बीजेपी हमेशा से ही हमने देखा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में रहती है। इसीलिए नितिन नवीन जैसे ही पार्टी की कमान, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष तो वो हैं ही, कल औपचारिक ऐलान हो जाएगा, उसके बाद से उनकी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी कल से। देखिए, बिल्कुल चुनौतियां तो जाहिर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी सबसे बड़ी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो उसके सामने चुनौतियां होती हैं अपने को साबित करने की, पूरे संगठन को एक लय और ताल में लेकर चलने की और सभी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़े, ये एक बड़ी चुनौती होती है। और इसके साथ क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है, अगर इस साल की मैं बात करूँ तो 5 राज्यों में चुनाव है जिसमें सबसे अहम होगा पश्चिम बंगाल का चुनाव, जहाँ पिछली बार बीजेपी चूक गई थी लेकिन इस बार दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार आ सकती है। तो नितिन नवीन के लिए बड़ी कसौटी वो होगी। इसके अलावा एक बड़ी कसौटी होगी असम का चुनाव, क्योंकि असम में लगातार 2 टर्म से यानी कि पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में उस सरकार को भी बचाए रखने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 10 साल की सरकार जहां भी होती है वहां एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है। और खासकर असम जैसे क्षेत्र में जहां पर मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी है, मुस्लिम वोटरों की तादाद बड़ी संख्या में, और वो भी वहां पर घुसपैठिया वाला जो एंगल है वो भी बड़ा नेगेटिव बीजेपी के जाता है। तो ऐसे में उन सबको ध्यान में रखते हुए असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आए, उसको लेकर भी नितिन नवीन की परीक्षा इसमें होगी। इसके अलावा तमिलनाडु, जहां बीजेपी कभी रही नहीं, वहां उसका जनाधार भी कभी नहीं रहा, तो वहां पर वोट प्रतिशत भी अच्छा से बढ़े और वहां कुछ सीटों पर भी बीजेपी की मौजूदगी दिखाई दे। और AIADMK के साथ उनका गठबंधन है, तो वो गठबंधन सरकार में कैसे आए, उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी। तो इस तरह की चुनौतियों से पार पाना ये नितिन नवीन के लिए बड़ी चुनौती होगी, इन सबसे पार पाना और अब सबको एक साथ लेकर चलना। जी बिल्कुल, सबको एक साथ लेकर चलना। और क्योंकि हम जिस तरीके से आज तमाम वरिष्ठ नेताओं को देख भी पा रहे हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में, यतेंद्र, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद भी हैं, अभी कब तक जो है प्रक्रिया की शुरुआत होगी? क्योंकि कहा यही जा रहा था कि दोपहर 2 बजे इसकी शुरुआत होगी और अब से क्या थोड़ी देर के बाद हम देख पाएंगे क्या तमाम नेता जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं? देखिए, धीरे धीरे लगभग बड़े नेता यहाँ पर पहुँच गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो, भूपेंद्र यादव हो, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो, ये सभी तमाम बड़े नेता एक एक करके पहुँच रहे हैं। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और बाकी के प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो CM है अलग अलग प्रदेशों के, बीजेपी शासित राज्यों के, उनका भी अब से पहुँचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। माना ही जा रहा है नितिन नवीन का जो नामांकन पत्र यहाँ पर जमा होगा चुनाव अधिकारी के सामने, वो 3 से 3:30 बजे के बीच में जमा होना चाहिए, क्योंकि पहले वो नामांकन पत्र पर तमाम जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, प्रस्तावक के तौर पर उनके साइन होंगे। पहले मैं आपको एक प्रक्रिया बता देता हूँ। जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, ऐसे एक राज्य से 20 सदस्यों का अनुमोदन यानी कि उनके साइन या उनका समर्थन होना जरूरी है, और ऐसे एक राज्य से 20 होने चाहिए और कम से कम 5 राज्यों का समर्थन पत्र होना चाहिए। यानी 5 राज्यों का मतलब होता है 100 सदस्यों का समर्थन पत्र, क्योंकि एक राज्य से 20, और वो भी वो राज्य जहां पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव हो चुका है। यानी कि जहां पर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद का चुनाव हो चुका है, वहीं के कार्यकर्ता, वहां का जो निर्वाचक मंडल है उन्हीं राज्यों के, वही इसमें समर्थन पत्र दाखिल कर सकते हैं। उन्हीं की अनुशंसा पर वो नितिन नवीन का नाम देंगे। तो ऐसे 5 राज्यों के, हालांकि ज्यादा का भी इसमें जा सकता है, लेकिन मिनिमम 5 राज्यों के 20-20 निर्वाचक मंडल के सदस्यों का साइन होना चाहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया उस दौरान की जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा सबके आने के बाद। तो माना जा रहा है कि 3 से 3:30 बजे के बीच में नितिन नवीन का नामांकन पत्र जमा हो सकता है। जी
बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें भी लगातार हम आपको बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं और यतेंद्र भी हमें जानकारी दे रहे थे कि अब से थोड़ी देर के बाद जो है नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया था और पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, किस तरीके से पूरा नामांकन का प्रोसेस रहने वाला है, ये भी यतेंद्र ने बताया। तमाम वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यतेंद्र, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरीके से चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं, एक लंबा अनुभव उनका रहा भी है, 5 बार के वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन इस पूरे एक्सपीरियंस को, सबसे बड़ी पार्टी को लीड करना, किस तरीके से उनका ये एक्सपीरियंस काम आएगा? और क्योंकि वो सबसे युवा भी हैं और अनुभवी नेताओं को उन्हें लीड भी करना है, ये तालमेल बिठाने में भी थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। देखिए, तालमेल बैठाने में वक्त जब लगता है जब आपको संगठन की समझना हो। इसके लिए आपको नितिन नवीन को समझना होगा। नितिन नवीन खुद संगठन के निचले स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने निचले स्तर से देखा है कि किस तरह से नेताओं का या कार्यकर्ताओं का रवैया रहता है और संगठन में किस तरह से काम लिया जाता है। वो खुद युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने पूरे संगठन चलाने का अनुभव है और खासकर यूथ को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, यूथ को किस तरह से सही दिशा में लगाया जाता है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और खासकर वो जब पूर्वांचल यानी कि बिहार की धरती से वो आते हैं और वहाँ पर किस तरह से देश को नेतृत्व देने का काम भी, जेपी आंदोलन के समय की आप बात करेंगे तो वहाँ से कितने बड़े बड़े नेता वहाँ से उस आंदोलन से निकले, तो उसको उन्होंने बखूबी देखा। उनके पिता भी विधायक रहे, तो किस तरह से जनता के जन कल्याणकारी कामों को किया जाता है। और वो खुद फिर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, तो राष्ट्रीय महामंत्री के नाते उनका पूरे देश भर में प्रवास रहा। अलग अलग लोगों से मिलने का उनको अनुभव हुआ, अलग अलग नेताओं से मिलने का उनको काम करने का उनको प्रेरणा मिली, सीख मिली। और इसके अलावा सिक्किम हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ के वो सहप्रभारी रहे और उसके बाद प्रभारी रहे। सहप्रभारी रहते हुए छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जीत मिली जो किसी ने सोची नहीं थी, क्योंकि माना जा रहा था कि भूपेश बघेल की सरकार वापस आएगी, लेकिन नितिन नवीन के जो संगठन नेतृत्व था और उनके साथ जो ओम माथुर थे और बाकी सब लोगों ने मिलकर जिस तरह से बीजेपी को वहाँ पर ऐतिहासिक जीत दिलाई, वो भी उस आदिवासी क्षेत्र में जहाँ पर मान के चल रहा था कि अभी बीजेपी 5-10 साल नहीं आएगी, तो उनकी वो संगठन क्षमता, उनके काम करने की क्षमता वहाँ पर दिखाई दी। और उसमें भी सबसे बड़ा गुण है उनका जो सहज और सरलता के साथ वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ वो संवाद करते हैं, वो हर किसी को अच्छा लगता है। और इसमें नितिन नवीन बड़े माहिर और धनी माने जाते हैं और यही कारण था कि उनके चुनाव में इन सब बातों को ध्यान में रखा गया। उसके अलावा संगठन के अलावा अगर मैं बात करूं सरकार की, तो पिछली सरकार में भी जब सपोर्ट वापस लिया था, उससे पहले नितिन नवीन कैबिनेट मिनिस्टर थे और अब इस बार भी जब वो सरकार आई तो इस बार भी उन्हें एक नहीं दो अहम मंत्रालय दिए गए। इसमें एक बड़ा संयोग भी है कि नितिन नवीन, जब इस तरह का एक पहला प्रयोग संघ की तरफ से किया गया था तो नितिन गडकरी बनाए गए थे, उनके नाम में भी नितिन था, और इस बार भी इस तरह का प्रयोग किया गया तो नितिन नवीन, यानी कि दोनों के नाम में नितिन है और दोनों पर नितिन गडकरी भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे और इससे पहले वाले मंत्रालय में भी नितिन नवीन के पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री थी बिहार सरकार की, पीडब्ल्यूडी इनके पास रहा, पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र में नितिन गडकरी के पास रहा। तो ये संयोग है या कुछ और कहें इसको, लेकिन ये है। लेकिन नितिन नवीन का काम करने का तरीका बड़ा सहज और सरल होता है और इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला किया गया, क्योंकि उनको संगठन चलाने का भी अनुभव है, उनको सरकार चलाने का भी अनुभव है। जी